सर ये आज हमने देखा जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, फ्रैंकली ये लाइव टेलीकास्ट ने एक चीज़ तो बता दिया है हमें, जजेस और लॉयर्स दोनों के ज़रा कैलिबर का काफ़ी अच्छा अंदाज़ा हो गया हम पब्लिक को। हम लोग तो फिर भी अदालतों में जाके देखते थे, लेकिन मुझे अब ये बताइए कि एक पहले लीगल पॉइंट क्लियर करें। ये जो बहस चल रही है कि नवाज शरीफ साहब को अब इस केस से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अगर ये केस शूट डाउन भी हो जाए, और जो आप बहुत से लोगों का ख्याल है कि सारा लॉ इसलिए लाया गया था कि रेट्रोस्पेक्टिवली अपील का हक दिया जाए, और वो ताहयात जो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, अब इलेक्शन एक्ट जो अमेंड हो गया है उसके तहत वो अब इलेक्शन लड़ सकते हैं। उनका 5 साल का अरसा गुजर गया है, लेकिन जब आप लैंग्वेज देखते हैं इलेक्शन एक्ट की तो वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। वो लग ये रहा है कि अब से है कि जो मौजूदा लोगों पे इतलाक होगा मौजूदा और आइंदा के लिए। देखें, ये जो इलेक्शन एक्ट का कानून है ये एक वजाहती कानून है। पार्लियामान ने कानून की वजाहत कर दी है कि लॉजिकली रैशनली वो जो डिस्क्वालिफिकेशन है अगर वो हो भी तो 5 साल से ज्यादा वो नहीं हो सकती। तो लिहाजा जो क्लैरिफिकेटरी लॉज हैं उनमें रिट्रोस्पेक्टिविटी का जिक्र हो या ना हो, उसका अंतर हो या ना हो, क्लैरिफिकेशन इज ऑलवेज विद रिट्रोस्पेक्टिविटी। तो लिहाजा ये जो, लेकिन इरफान साहब एक सेकंड ये कहते हैं पैराग्राफ एफ ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 62 उसमें साइलेंट है, उसमें कोई क्लैरिफिकेशन तो नहीं है वो तो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन की भी है आइन की कि इसका मतलब है ताहयात। तो या तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए होगी। मालिक साहब एक डिस्टिंक्शन करें, इंटरप्रिटेशन एंड वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दो अलग चीजें हैं। Supreme Court violated the Constitution by legislating, by rewriting the Constitution, by saying कि नाअहली जो है वो ताहयात है। आइन में ये नहीं लिखा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकती, लिहाजा वो इंटरप्रिटेशन नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि बहुत सारे हमारे जो जजेस हैं, आज मैंने उनके क्वेश्चन सुने हैं, उनको इंटरप्रिटेशन का और कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन का जो डिफरेंस है वो किसी ने क्लैरिटी से बताया ही नहीं है। उनको बताना तो चाहिए क्लैरिटी से कि भाई इंटरप्रिटेशन क्या होती है और उसकी वायलेशन क्या होती है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो जहां आप कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं, यू कैन नॉट से कि यू आर इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, और जहां कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट होती है वहां पे अगर पार्लियामान उसकी क्लैरिफिकेशन दे दे तो पार्लियामान की जो क्लैरिफिकेशन है दैट इज द लास्ट वर्ड, एंड दैट क्लैरिफिकेशन जो है वो हमेशा रिट्रोस्पेक्टिविटी से होती नहीं। तो ये जब अब मियाँ साहब अगर आते हैं तो क्या फिर पहले ये क्लैरिफिकेशन कोर्ट से नहीं लेनी होगी? ये कोर्ट ही फैसला करेगी ना कि क्या इसका इतलाक पहले से होगा कि सिर्फ आइंदा के लिए होगा। ये तो फिर कोर्ट से ही फैसला होगा। नहीं, कोर्ट नहीं फैसला करेगी। उसकी वजह यह है कि मैं पहले भी आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ कि क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 175 में लिख दिया गया है कि कोर्ट का जो दायरा इख्तियार है वो उस हद तक है जहाँ जो कि उसको पार्लियामान ने दिया है और जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। तो अगर पार्लियामान ने उसको ये कह दिया है कि अब ये 5 साल है तो फिर ये 5 साल है, खत्म हो गई बात। ये कब से है, पीरियड कितना है, रिट्रोस्पेक्टिवली है कि नहीं है, क्लैरिफिकेटरी लॉ है, इसलिए ये रिट्रोस्पेक्टिवली बिल्कुल अप्लाई करेगा। ये वो लिख रहे हैं यहाँ पे जो लैंग्वेज है, आखिरी मैं उसके आर्टिकल की पढ़ देता हूँ लॉ की। वो कहते हैं शेल बी फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 years from the declaration by the court of law in that regard, and such declaration be subject to the due process of law। अगर ये रेट्रोस्पेक्टिव होता तो ये फिर इसमें ज़रूरी नहीं था इसमें लिखा होना कि ये पहले से भी इतलाक होगा। जैसे आपने दूसरी चीज़ों पे जहाँ जहाँ पहले से इतलाक हुआ है कानून में वाज़े तौर पे लिखा गया है कि जैसे अपील की जब बात हुई, इसी अपील की बात हुई कि जी अपील का हक दिया जाए 184(3) के तहत, तो कानून में लिखा गया कि इसके अंदर वो लोग भी शामिल, तमाम वो लोग जिनके अगेंस्ट 184(3) के तहत फैसला हुआ है रिगार्डलेस कब हुआ है, उनको अपील का हक दिया गया था, स्पेसिफिकली मेंशन किया गया था। इसमें इनबिल्ट है रिट्रोस्पेक्टिविटी, जहां कह दिया गया ना कि डिक्लेरेशन बाय अ कोर्ट। तो ये जो डिक्लेरेशन है ये कहीं नहीं लिखा कि ये प्रोस्पेक्टिव डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन हुआ है जो हो चुकी है, उसके बारे में ये कानून आया था। लिहाजा रिट्रोस्पेक्टिविटी जो है इसमें इनबिल्ट है। अच्छा, ये जब वेरी क्विकली दूसरा मुझे ये बताएं, ये जो जजेस का आज हम देख रहे हैं कि जजेस ज़्यादा बात कर रहे हैं। लॉयर तो बेचारा बोलता है तो वो 5-5 जजेस उसमें आ जाते हैं और फिर हो जाता है। तो 2 क्वेश्चंस आज उठ रहे थे।
एक तो यही कि एडमिसिबिलिटी का, और सेकंड जो जस्टिस आयशा ने भी शायद कमेंट दिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि ये अपील के ऊपर सारी बात हो रही है कि अपील भी होनी चाहिए सब कुछ। तो ये फुल कोर्ट ने अगर फैसला किया, जो भी फैसला किया, फिर इसकी अपील कहां पे जाएगी इनके फैसले के खिलाफ? ये जो सवाल है कि फुल कोर्ट की अपील कहां पे जाएगी, वो अपील किसकी है, उसके खिलाफ फैसला क्या हो रहा है? अगर इस केस में अगर वो एक पार्लियामान के लॉ को अपहोल्ड कर देते हैं तो उसमें किसी का कोई फंडामेंटल राइट इम्पैक्ट होता है? हरगिज नहीं होता। लिहाजा ये इररेलेवेंट सवाल है कि ये अपील किसके पास जाएगी। जो चीज रेलेवेंट है वो ये है कि अगर राइट ऑफ अपील आपने लोगों को दिया ही नहीं है तो फेयर ट्रायल का प्रिंसिपल कहां पे जाएगा? क्योंकि ऐसा ट्रायल जिसमें के कंटिन्यूटी ऑफ अपील शामिल ना हो, वो लेकिन इरफान भाई बात सुने, इसमें भी तो दो पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट है ना। कुछ लोग कह रहे हैं पार्लियामान के पास हक है इस तरीके से कानून साजी का, कुछ कह रहे हैं नहीं है। तो यहाँ भी तो दो व्यूज हैं। तो अगर जिनके खिलाफ फैसला जाएगा उनका राइट ऑफ अपील कहां गया? ये वो लोग ये वाला व्यू दे रहे हैं जो कि उस एक चीफ जस्टिस के साथ थे उस वक्त, उस एक चीफ जस्टिस ने जिसने के सारे पाकिस्तान में अपनी मर्जी के फैसले करवाए, अपनी मर्जी के बेंचेस बनाए, जिसपे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाजें उठी, सुप्रीम कोर्ट को कमजोर किया हुआ था उन चीफ जस्टिस ने। लिहाजा पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट को, ये तो आपकी जजमेंट है ना, जजमेंट नहीं। मैं प्योरली थ्योरी की बात कर रहा हूं। देखें मेरा सवाल, देखें 8 मेंबर बेंच था। लेट मी रीफ्रेज माय क्वेश्चन। मैं अपने आप को कोर्ट नहीं कर रहा चीफ, लेट मी नहीं, मैं बिल्कुल इसी से एग्री करता हूं कि 3 मेंबर्स कोई फैसला होना चाहिए, एक जज की जो फीफडम है खत्म होनी चाहिए चीफ जस्टिस की। बट हैविंग सेड दैट, अगर 8 मेंबर बेंच ने एक फैसला किया जिसपे बहस होती थी कि जी 8 मेंबर बेंच भी हैंड पिक्ड उनका, तो इसलिए उन्होंने एक फैसला ले लिया फॉर्मर चीफ जस्टिस ने। लेकिन अगर 8 मेंबर बेंच था, बेहतर नहीं था कि कोई 10 मेंबर बेंच या 11 मेंबर बेंच बैठ के इस केस को सुनता, ताकि इसके अगेंस्ट जो भी अपील होती वो फुल कोर्ट सुन लेती? नहीं, बिल्कुल बेहतर नहीं था, क्योंकि उस सूरत में वो 8 के साथ 2 अगर और डालते तो चीफ जस्टिस ने जो बहुत सारी अपॉइंटमेंट की थी उन लोगों की जो कि आउट ऑफ टर्न थी, उनकी मेजॉरिटी हो जानी थी वहां पे। अगर उनकी मेजॉरिटी हो जाती तो वो कंट्रोवर्शियल डिसीजन होता वो। अब ये फुल कोर्ट उन्होंने किया और ये बिल्कुल ठीक किया, इसमें कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं है फुल कोर्ट करने में। सो दिस इज वन केस या राइट ऑफ अपील डिनाई कर देगी सुप्रीम कोर्ट? जी हाँ, अब ये देखें, राइट ऑफ अपील अगर डिनाई करेगी तो फिर राइट टू फेयर ट्रायल डिनाई करेगी। आर्टिकल 10A में लिखा हुआ है राइट टू फेयर ट्रायल। आप मुझे बताएं मालिक साहब कि अगर एक दहशतगर्द को, अगर एक रेपिस्ट को, अगर एक मर्डरर को, अगर एक डिकॉइट को राइट ऑफ ट्रायल भी है, राइट ऑफ अपील भी है, राइट ऑफ रिट पिटीशन इन द हाई कोर्ट भी है, उसको राइट टू फॉर लीव टू अपील सुप्रीम कोर्ट में भी है, उसको राइट ऑफ रिव्यू सुप्रीम कोर्ट में भी है। तो अगर यहाँ पे एक शख्स को सुना भी नहीं गया और उसके खिलाफ फैसला दे दिया गया और उसको राइट ऑफ अपील से भी डिप्राइव कर, लेकिन आप उनको भी तो राइट ऑफ अपील से डिप्राइव कर रहे हैं जो इस केस में आपके व्यू पॉइंट से मुखालिफ हैं, उनको भी तो राइट ऑफ अपील से आप डिनाई कर रहे हैं। उनको डिप्राइव होना चाहिए, बिल्कुल डिप्राइव। ये क्या बात है? ये तो फिर ये तो बादशाहत वाली बातें आ गई ना। कोर्ट में खड़ा हूं तो मेरा ये आर्गूमेंट हो, मैं जजों को लिखाऊं आर्गूमेंट, मैं ये आर्गूमेंट लिखाऊं, मैं उनको कहूं उनको इसलिए डिप्राइव होना चाहिए कि उनका यहाँ पे डायरेक्टली कोई राइट इफेक्ट नहीं हुआ। उन्होंने एक फार फेश कहा है कि हमारा फंडामेंटल राइट इफेक्ट हुआ है कि पार्लियामान ने एक लॉ, पार्लियामान ने क्या लॉ बनाया, एम्पावर किया सुप्रीम कोर्ट को। अगर पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करती है तो मालिक साहब का राइट इन्फ्रिंज होता है।